बेटा आपने लास्ट क्लास में अपना टॉपिक शुरू किया था बेटा जी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आप उस लेक्चर में बातें कर चुके हो अभी तक बेटा जी प्रीवियस लेक्चर में कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है या न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, उसमें कैसे कैसे बॉन्ड बनते हैं और दो न्यूक्लियोटाइड कैसे आपस में अटैच होते हैं। तो आपने कहा था वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो अटैच होंगे, या तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या फिर वहां पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। आपने वहां पे अलग अलग उसके डिस्कवरी में अपने साइंटिस्ट के नाम के बारे में जाना था। आपने जाना बेटा जी यहाँ पे कि वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का, वो आपने जाना। फिर आपने जाना था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इस बात को प्रूव करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए। तो आपने वहां पे जाना था ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट, एवरी मैकर्टी का एक्सपेरिमेंट और हार्शेचेज का एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ लिए थे। यानी कि हम लोगों ने बेसिक डीएनए की पैकेजिंग कैसी होती है ये भी खत्म कर लिया, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी खत्म कर लिया, और डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल ये भी बातें हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जान ली थी। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो। अब आज के लेक्चर में हम क्या बातें करेंगे, आज हम कुछ और बातें करते हैं कि डीएनए में मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, किसका लो होता है, हाइपरक्रोमेसिटी क्या होता है, हाइपोक्रोमेसिटी क्या होता है। इन पे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको इनको कैसे टैकल करना है वो बातें आज आपको समझाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बेटा जी। चलिए सबसे पहला बार मैं बोलता हूं बेटा जी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए। इस पॉइंट को समझने के लिए और हम पहले एक अच्छा पॉइंट समझते हैं। वो पॉइंट क्या है बेटा जी यहां पे, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। अब इस पॉइंट को पहले समझिएगा, वो बात फिर क्लियर हो जाएगी ऊपर। तो जरा वर्ड को समझ कर देखो। आप ये कहते हो डीएनए जो होता है वो हमारा डबल स्ट्रैंड का होता है। एक स्ट्रैंड है बेटा 5' to 3', तो दूसरी स्ट्रैंड होती है 3' to 5', और दोनों स्ट्रैंड आपस में अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों स्ट्रैंड आपस में अटैच होती है। यहां तक की बात सही है। आपने अच्छी लाइन और बोली यहां पे कि सर यहां पे एडेनिन जो होता है थायमिन से अटैच विद द हेल्प ऑफ द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और गुआनिन जो है वो अटैच है साइटोसिन से विद द हेल्प ऑफ द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सब बातें आपने जान ली बेटा। अब अगर मैं इस टेम्परेचर को हीट करता हूं, मैं इस डीएनए को हीट करता हूं, सॉरी मैंने कहा मैं इस डीएनए को भी यहां पे हीटिंग करता हूं। टेम्परेचर कौन सा दिया मैंने बेटा यहां पे, मैंने यहां पे टेम्परेचर मेंटेन किया 80 to 90 डिग्री सेल्सियस का मैंने टेम्परेचर दिया। 80 to 90 डिग्री टेम्परेचर मैंने इस डीएनए को यहां पे हीट करना शुरू किया। तो क्या होगा, आप कहोगे सर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो सकता है। मैं कहूंगा बिल्कुल ब्रेक हो सकता है। तो क्या दिखाई देगा आपको, जो डबल स्ट्रैंड का डीएनए है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड अगर टूट जाएंगे तो मैं कहूंगा ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गई। तो मैंने कहा एक डबल स्ट्रैंड का जो डीएनए है, डबल स्ट्रैंड जो डीएनए है वो कैसा बन गया, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया बेटा। मैंने कहा बेटा एक डबल स्ट्रैंड का जो डीएनए है वो बाय ब्रेकिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड वो डबल स्ट्रैंड का डीएनए क्या बन गया, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बन गया। आपने कहा सर ये प्रोसेस है, कहलाएगा बेटा जी यहाँ पे डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। मतलब सीधे शब्दों में कोई पूछे आपसे व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, तो मैं कहूंगा इट इज द प्रोसेस बाय विच बाय द हीटिंग वी कन्वर्ट द double strand DNA into the single strand DNA, or there is a conversion of a double strand DNA into the single strand DNA. डबल स्ट्रैंड को आपने सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया। ये जो प्रोसेस है बेटा जी, ये प्रोसेस क्या कहला रहा है यहाँ पे आपका डीनेचुरेशन। ठीक बात है। अब आपने क्या कर दिया, इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को वापस से बेटा जी कूलिंग कर दी। मतलब आपने टेम्परेचर को लोअर डाउन कर दिया। तो क्या होगा, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो सर हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनता है ये एक्चुअली इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव के इंटरेक्शन की वजह से बनता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे टेम्परेचर को लोअर डाउन करेंगे तो इनमें दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, दोबारा से डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो मैं कहूंगा वो प्रोसेस कहलाएगा बेटा जी यहाँ पे रीनेचुरेशन। वो क्या कहलाएगा बेटा जी यहाँ पे रीनेचुरेशन। दोबारा वर्ड को जानते हैं एक बार के लिए। आपने कहा सबसे पहले सर हमारा डीएनए जो डबल स्ट्रैंड का हेलिकल स्ट्रक्चर हमने उसे हीट किया।
तो हीट करने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे ब्रेक डाउन हो गए, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ब्रेक डाउन हो गए तो मैं कहूंगा एक डबल स्ट्रैंड का जो डीएनए है बेटा जी वो कन्वर्ट हो गया एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर। तो ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है वो कहलाया बेटा जी यहाँ पे डीनेचुरेशन। हम अब अगर इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को ठंडा कर दे, कूलिंग कर दे इसके यहाँ पे, तो क्या होगा, वापस से इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे और वापस से वो दोबारा अपने हेलिकल स्ट्रक्चर को बना लेगा। तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर अगर दोबारा से बन जाए तो मैं कहूंगा वो प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा जी यहाँ पे रीनेचुरेशन। तो मैं एक सिंपल सी बात बोलूं बेटा जी यहाँ पे डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए ऑकर ड्यू टू द हीटिंग एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए ऑकर ड्यू टू द कूलिंग। हमने जब उसे ठंडा किया तो वापस से बन गया, गर्म किया तो वो डबल स्ट्रैंड का सिंगल स्ट्रैंड बना। तो ये सब चीज कहला रही है बेटा जी आपकी डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वर्ड। अब इन्हीं वर्ड को आप कनेक्ट कीजिएगा मेल्टिंग पॉइंट के साथ कि सर आपने यहाँ पे बोला कि हीटिंग का जो टेम्परेचर है आप यहाँ पे उसे डीनेचुरेशन करने के लिए 80 से 90 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हो। क्या ये टेम्परेचर सब डीएनए के लिए कांस्टेंट है? क्या सब टाइप के डीएनए के लिए यही टेम्परेचर होगा या सर वेरी कर सकता है? तो मैं कहूंगा नहीं भाई, डीनेचुरेशन का जो टेम्परेचर है वो वेरिएबल है। डीनेचुरेशन का टेम्परेचर जो है बेटा जो वेरिएबल है वो क्यों वेरिएबल है, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे कितने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हम उनकी भी यहाँ पे बातें करेंगे। यानी कि अब मैं बातें कर रहा हूं बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट की, तो मैं कहूंगा व्हाट डू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए। तो आप ये कहोगे इट इज द टेम्परेचर एट विच द डबल स्ट्रैंड डीएनए बिकम द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। ये हम उस टेम्परेचर की बात करेंगे बेटा जी जहां पे एक डबल स्ट्रैंड का डीएनए सिंगल स्ट्रैंड बन जाएगा, वो टेम्परेचर कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए। दोबारा वर्ड को सुनना, आपने अभी का सर डीनेचुरेशन के अंदर हम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके उसे सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते हैं वो। तो मैं कहूंगा भाई मैं किस टेम्परेचर पे वो मेरा डबल स्ट्रैंड का डीएनए सिंगल स्ट्रैंड बन रहा है, वो जिस टेम्परेचर पे ऐसा काम हो रहा है वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा बेटा जी यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए। तो क्या सबके लिए सेम है? मैं कहूंगा नहीं भाई, मेल्टिंग पॉइंट जो है बेटा जी ये वेरिएबल है। मेल्टिंग पॉइंट जो है बेटा जी वेरिएबल है। नाउ द पॉइंट अराइज क्यों सर? तो मैं कहूंगा देखिएगा मैंने यहां पे आपके सामने आंसर लिखा हुआ है। अगर एक डीएनए कंटेंट में 80 कंटेंट ज्यादा होगा, अगर एक डीएनए के अंदर 80 कंटेंट ज्यादा होगा और जीसी कंटेंट लेस होगा, तो मैं कहूंगा हाइड्रोजन बॉन्ड के नंबर के व्यापक सोच के देखिएगा एंडिंग थाइमिन से जुड़ा है विद द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और आपने कहा था जीएनसी वाले जुड़े हैं बेटा जी आपके यहाँ पे ट्रिपल से। अगर आपको याद हो मेरी बात, तो मैंने आपसे एक दिन पढ़ाया था चार्फ रूल, तो वहां मैंने बताया था बेटा जी A+T अपॉन G+C रेशियो इज नेवर इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होता है फॉर ए स्पीसीज। आपको मैंने चार्फ रूल जब समझाया था, उस चार्फ रूल मैंने आपको ये कहा था प्यूरिन का अमाउंट हमेशा पाइरूवेट के बराबर होता है, बट एक डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर 80 कंटेंट और जीसी कंटेंट भी इक्वल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ये कभी इक्वल टू 1 नहीं होता है। इवन इनका कंटेंट स्पीसीज टू स्पीसीज क्या करता है बेटा जी आपका यहाँ पे वेरी करता है। अपने पेज को पलट के चार्फ रूल को देखिएगा, ये लाइन आप लोगों ने बोली थी, वहां मैंने ये भी बताया था ये रेशियो आता है 0.98 फॉर द ई कोलाई, एंड यही रेशियो आता है बेटा जी आपका यहाँ पे 1.55 फॉर ह्यूमन। याद है ये दोनों डाटा बेटा जी, ये डाटा मैंने आपको दिए थे चार्फ रूल के अंदर कि सर 0.98 है फॉर द ई कोलाई एंड 1.55 है फॉर द ह्यूमन। नाउ द पॉइंट अराइज क्यों? मैं कहूंगा भाई सोच के देखो ना, प्रोकैरियोटिक सेल है, मैंने कहा प्रोकैरियोटिक, भाई ई कोलाई की बात करूं, बैक्टीरिया की बात करूं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं, प्रोकैरियोटिक सेल में जीसी कंटेंट इज ग्रेटर देन 80 कंटेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में जीसी का अमाउंट ज्यादा है 80 से, मतलब ये जीसी ज्यादा है और 80 कम। अब अगर भाई नीचे वाली चीज ज्यादा होगी तो डेफिनेटली ये रेशियो जो होगा ये 1 से लेस आएगा, आ तो रहा है 0.98। सोचो बात को, अगर ये दोनों चीज बराबर होती तो ये 1 आता, बट ये ज्यादा है ये कम है, तो ये रेशियो कैसा 0.98 है। ठीक है, आपको मैंने कहा यूकैरियोटिक सेल में जीसी कंटेंट लेस देन 80 कंटेंट है, जीसी कंटेंट इज लेस देन 80 कंटेंट। इसका क्या मतलब है?
सर जीसी अगर कम 80 अगर ज्यादा है तो ऊपर आपका न्यूमरेटर अगर ज्यादा है तो ये रेशियो 1 से ऊपर आएगा, मतलब 1.55 आएगा फॉर द ह्यूमन। यहां इंडिकेट हो रहा है सर यूकैरियोटिक सेल में जीसी ज्यादा कम है और प्रोकैरियोटिक सेल में जीसी ज्यादा है। अब उस बात को यहां कनेक्ट कीजिएगा, अगर सेल में जीसी कंटेंट ज्यादा है तो मतलब ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, और अगर सेल में सर ज्यादा होता है यहाँ पे 80 कंटेंट तो डबल बॉन्ड क्या होते ज्यादा होते। आई होप आपको वर्ड समझ में आ रहे होंगे बेटा, ये वर्ड आपको समझ में आ रहे होंगे, मैं क्या समझा रहा हूं आपको यहाँ वर्ड। तो इसका क्या मतलब, उस वर्ड को जरा कनेक्ट कीजिएगा। अब अगर जीसी कंटेंट ज्यादा है तो मैं कहूंगा हाइड्रोजन बॉन्ड भी कैसे है बेटा जी यहाँ पे मोर है, तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे आपका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो भी कैसा होगा, हाई होगा। तो अब मैं आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है भाई, प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक सेल है, हमेशा मेल्टिंग पॉइंट डीएनए का हाई होगा प्रोकैरियोटिक सेल में और लेस होगा बेटा जी इन द यूकैरियोटिक सेल में। तो मैं ऐसा लिख दूं बेटा जी यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। ये लाइन आप लिख लेना बेटा जी, मैंने समझा दिया आपको 3 पॉइंट बेटा जी। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जहां पे डबल स्टैंड का डीएनए सिंगल स्टैंड बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये 3 वर्ड आपने जाने, आप और अच्छे अच्छे वर्ड्स को जानते हैं। अब मैं बातें करूंगा क्रोमेसिटी की, ये क्या है उसके जरा बातें करते हैं। आप ये कहते हो सर हमारा जो डीएनए है वो डबल स्टैंड का है, हमारा जो डीएनए है, एक मिनट को बेटा जी, हमारा जो डीएनए है वो डबल स्टैंड है, 5' से 3' 3' से 5' और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। हम इसके ऊपर लाइट को पास करते हैं तो ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। उस एब्जॉर्बेंस के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा बेटा जी यहाँ पे क्रोमेसिटी। और ये किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है बेटा जी यहाँ पे, ये एब्जॉर्बेंस की अमाउंट की बात करते हैं तो मैं कहूंगा ये 260 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कितनी को बेटा जी यहाँ पे 260 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है हमारा डबल स्टैंड का डीएनए, और उसने एक अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जो हमने यहाँ पे पास की, ठीक है। आपने इस डीएनए को कर दिया बेटा जी यहाँ पे डीनेचुरेशन, मतलब आपने डबल स्टैंड का जो डीएनए था बेटा जी यहाँ पे आपने उसको डीनेचर करके क्या बना दिया बेटा जी यहाँ पे सिंगल स्टैंड का डीएनए बना दिया। तो हम ये देखते हैं बेटा जी जो अमाउंट ऑफ द एब्जॉर्बेंस है, अमाउंट ऑफ द एब्जॉर्बेंस ऑफ द लाइट है बेटा जी वो इंक्रीज हो गया। मैंने कहा ड्यू टू द डीनेचुरेशन, ड्यू टू द डीनेचुरेशन मींस दैट इज द कन्वर्जन ऑफ ए डबल स्टैंड डीएनए इनटू द सिंगल स्टैंड डीएनए, the amount of the absorbance of the light, the amount of the absorbance of light get increased, and this phenomena is known as hyperchromicity. Hyperchromicity. अगर अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पे आपका हाइपरक्रोमेसिटी। क्यों बढ़ गया? क्योंकि आपने डबल स्टैंड डीएनए को क्या कर दिया, सिंगल स्टैंड कर दिया, ठीक है। तो मैं कहूंगा इसका जो एब्जॉर्बेंस था उससे ज्यादा हो गया तो वो क्या कहला रहा है, हाइपर, ठीक। अब मैंने कहा आपने सिंगल स्टैंड डीएनए को वापस से बेटा जी कूलिंग कर दिया तो क्या होगा सर, ये वापस से बन जाएगा डबल स्टैंड का डीएनए।
क्या बन जाएगा ये डबल स्टैंड एयर। तो मैं कहूंगा अब इसकी जो एब्जॉर्बेंस थी वो उससे कम हो जाएगा, तो मैं कहूंगा ये ड्यू टू द रीनेचुरेशन, मैं यहां पे वर्ड लिखता हूं बेटा जी, ड्यू टू द रीनेचुरेशन द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ द डीएनए गेट डिक्रीज। तो मैं कहूंगा ये कहलाएगा बेटा जी आपका यहां पे हाइपोक्रोमेसिटी। मतलब मैं उन्हीं वर्ड के साथ लिंक कर रहा हूं, ये दो वर्ड डीनेचुरेशन के साथ और रीनेचुरेशन साथ में। तो मैं कहूंगा एब्जॉर्बेंस का अमाउंट बढ़ जाता है ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन, तो वो कहलाता है हाइपरक्रोमेसिटी। बट ड्यूरिंग द रीनेचुरेशन वो अमाउंट डिक्रीज हो जाता है, तो वो कहलाता है हाइपोक्रोमेसिटी। क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए विच वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द डीएनए, तो याद रखना है बेटा जी यहाँ पे 260 नैनोमीटर, यूनिट पे ध्यान रखना, मैंने क्या दिया यहाँ पे 260 नैनोमीटर दिया है। यहीं पे बेटा जी अगर यहाँ बात हो जाए कि सर यूनिट चेंज होगी तो डेफिनेटली ये वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी, तो उसके लिए आप यहाँ पे बात कर लेना बेटा जी। यहाँ पे आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। क्रोमेसिटी के द्वारा हम इंडिकेट करें अमाउंट ऑफ द एब्जॉर्बेंस ऑफ द लाइट, वो किस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 260 नैनोमीटर वेवलेंथ को लाइट को एब्जॉर्ब करता है डीएनए। ये पॉइंट आप याद रखना बेटा जी। डीनेचुरेशन में वो बढ़ जाता है, रीनेचुरेशन वो डिक्रीज हो जाता है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे हाइपर और बेटा जी आपके हाइपोक्रोमेसिटी। इट्स ऑल अबाउट द सम पॉइंट ऑफ रिलेटेड टू द डीएनए स्ट्रक्चर। चलिएगा बेटा जी, अब अगला टॉपिक हम क्या शुरू करते हैं आज का अपना। आज का बेटा टॉपिक है अपना ओके, एक छोटा सा पॉइंट और समझ लेते हैं। आपने 4 रूल समझा था बेटा जी, याद है 4 रूल? उस रूल में आप क्या कहते हो कि सर एडेनिन का हमेशा अमाउंट थायमिन के बराबर होता है, गुआनिन का अमाउंट हमेशा साइटोसिन के बराबर होता है। आपने ऐसे कुछ वर्ड बोले थे कि सर प्यूरिन का अमाउंट हमेशा पैरामिडिन के इक्विवेलेंट होता है। इस बिहाफ पे बन जाता है कि न्यूमेरिकल, तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में भी न्यूमेरिकल है कि अगर एक डीएनए में एडेनिन का अमाउंट 10% है, देन व्हाट विल बी द गुआनिन अमाउंट। एक डीएनए, एक सेल के डीएनए में एडेनिन का अमाउंट 10% है, देन व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ गुआनिन। कैलकुलेट कीजिएगा, नोटबुक में करके देखना इसको, यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बता देता हूं बेटा जी। अगर बेटा जी एडेनिन आउट ऑफ द 100 10% है, तो मैं कहूंगा थायमिन कितना, तो आपको सर एडेनिन का अमाउंट हमेशा बराबर होता है किसके, यहाँ पे थायमिन का। तो इसका मतलब मुझे पता लग गया एडेनिन जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है थायमिन की। ये मैं बोर्ड नहीं बता रहा बेटा जी, मैं इक्वल का निशान लगा रहा हूं। तो मैंने कहा एडेनिन का अमाउंट थायमिन के बराबर, तो मतलब मैं कहूंगा 80 जो कंटेंट है वो हो गया 20%। गिवन है ना भाई, एडेनिन 10% है तो थायमिन भी 10% होगा, तो 80 कंटेंट कितना हो गया, 20% हो गया। तो रिमेनिंग कितना बचा, 80%। तो मैं कहूंगा भाई यहाँ पे जीसी कंटेंट जो है वो कितना रहेगा, यहाँ पे आपका 80% है। अब हमें पता है यहां और जी और सी का अमाउंट भी तो क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं कहूंगा भाई गुआनिन का कितना है यहाँ पे 40%, साइटोसिन का कितना है बेटा जी यहाँ पे 40%। कैलकुलेट कर लिया। तो मुझे किसी भी अगर एक बेस पेयर का कंटेंट गिवन होगा तो मैं दूसरे का कंटेंट अपने आप बेटा जी यहाँ पे निकाल लूंगा, इस 4 रूल को फॉलो करते हुए। ये था एक क्वेश्चन जो अगर पेपर में आ जाएगा। बट 4 रूल अप्लीकेबल कहां होगा कहां नहीं होगा, उस पॉइंट को समझना जरूरी है आपके लिए, उस पॉइंट को समझना जरूरी है। कई बार एग्जामिनर बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन बनाता है जिस पे आप लोग हो जाते हो कंफ्यूज। उस क्वेश्चन को सुन के देखो। मैं यहां पे क्वेश्चन बनाता हूं आप लोगों के लिए। देख रहे हैं टोटल कितना हो गया इसका 20, ठीक है। चलो 8 हो गई, ज्यादा हो गया भाई। देखो जरा इसका टोटल कितना बनता है। 9 × 10
देखिएगा बेटा, एक सेल में हमें ये अमाउंट दिया गया है कि हमने एक सेल में डीएनए को एनालाइज किया, एक सेल में हमने डीएनए को एनालाइज कर हमने वहां पे ऑब्जर्व किया कि एडेनिन का अमाउंट है बेटा जी 18%, थायमिन का अमाउंट है बेटा जी वहां पे 29% और ग्वानिन का अमाउंट है वहां पे 42% और साइटोसिन का अमाउंट है बेटा जी वहां पे आपका 11%। ये हमने एनालाइज करके देखा कि एक सेल के डीएनए में ये कंटेंट आता है। अब वो आपसे यहां ऑप्शन देता है, पहला ऑप्शन देता है वो आपको इस क्वेश्चन में कि ये जो भी एनालाइज है ये सही है एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द टाइप ऑफ सेल। अब वो पूछते हैं आपसे क्या ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये गलत है एंड एप्लीकेबल टू द ऑल टाइप ऑफ सेल, या वो आपसे कहता है मतलब आप पहले खुद बताओ मेरे को क्या ये बात सही है या गलत है। क्वेश्चन को ऑप्शन छोड़ते हैं, ये बताइएगा क्या ये बात सही लग रही है गलत लग रही है आपको। अब अगर चार्फ के रूल को आप देखोगे तो वहां आपको समझ में आता होगा कि सर एडेनिन का अमाउंट तो थायमिन के बराबर होना चाहिए था। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, बट यहां पे देखा जाए तो एडेनिन 18% है तो थायमिन 29% है। सर ग्वानिन का अमाउंट साइटोसिन के बराबर होना चाहिए था, पर यहां तो बराबर नहीं हो रहा है। फिर सर क्या हुआ यहां पे? मैं कहूंगा मेरे भाई चीज वही है, बस आपने एक चीज को नहीं समझ के देखा। हमने एक लाइन बोली थी चार्फ का रूल एप्लीकेबल है बट ओनली फॉर द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। वर्ड को समझ के देखो, आप ये कहते हो सर ये हमारा डीएनए का स्टैंड है, तो ये कहता है अगर एडेनिन है तो उसके सामने कौन है? थायमिन है। यहां थायमिन है तो उसके सामने कौन है? एडेनिन है। इस स्टैंड में अगर साइटोसिन है तो उसके सामने कौन है? यहाँ पे ग्वानिन है। यहां पे अगर साइटोसिन है तो उसके सामने कौन है? ग्वानिन है। इनका अमाउंट बराबर होता है ओनली इन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर, ये अमाउंट आपका एप्लीकेबल है। चार्फ रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब उसने कभी ये नहीं कहा कि इस अकेली स्टैंड में एडेनिन का अमाउंट थायमिन के बराबर होगा या ग्वानिन का अमाउंट साइटोसिन के बराबर होगा। उसने ऐसा स्टेटमेंट कभी भी नहीं दिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द वायरस दैट हैव द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। ये रूल, ये कहानी सही है, करेक्ट है, बट सब सेल के लिए नहीं, ओनली फॉर द वायरस दैट हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। उस केस में ये दी हुई कहानी एकदम सही होगी, बट हर सेल के लिए ये कहानी सही नहीं है। मेरे पॉइंट को समझ के देख लेना बेटा जी, सिंपल सी बात को समझो। चार्फ रूल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द डबल स्टैंड डीएनए, नेवर ऑन द सिंगल स्टैंड डीएनए। वो कभी सिंगल स्टैंड डीएनए पे नहीं लगता है। मैं कहूंगा सिंगल स्टैंड आरएनए होता, उस पे रूल कभी एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ एप्लीकेबल ओनली फॉर द डबल स्टैंड डीएनए। क्वेश्चन आ जाता है चार्फ रूल इज एप्लीकेबल ऑन सिंगल स्टैंड डीएनए, डबल स्टैंड डीएनए, सिंगल स्टैंड आरएनए, ऐसे पूछे तो किस पे एप्लीकेबल बेटा? ओनली ऑन द डबल स्टैंड डीएनए। मतलब डबल स्टैंड जब चीज होगी तो वो रूल लागू होगा, सिंगल स्टैंड वो रूल लागू नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा अगर कोई आ जाए तो ऑप्शन में ढूंढना क्या उसने कहीं वायरस की बात बोली जिसका जेनेटिक मटेरियल आपका बेटा यहाँ पे सिंगल स्टैंड है, तो वहां ये रूल क्या होगा आपका एप्लीकेबल होगा। समझ में आ गई बात? नहीं चलिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन बना, अगला टॉपिक पढ़ते हैं बेटा जी। आज हम अपने यहाँ पे आरएनए को, अभी क्या है, जब डिस्कवरी हुई तो आपने ये जान लिया कि इसे डीएनए आरएनए दो टाइप का न्यूक्लिक एसिड, बट शुरुआत में इस दुनिया में कौन आया? स्टार्टिंग में डीएनए आया या आरएनए आया? पहला जेनेटिक मटेरियल दुनिया में कौन था? तो हम एक बात कहते हैं यहां पे, इवोल्यूशन के दौरान सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल जो इवोल्व हुआ था, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो था वो कौन था बेटा जी? यहां पे आपका आरएनए था। और शुरुआत वाली दुनिया जो थी वो टोटली किसकी थी बेटा जी? यहाँ पे आरएनए की। तो हमने उस टाइम पे बोला वो आरएनए वर्ल्ड था, और आरएनए से इवोल्व होके क्या बना? डीएनए बना बाय द सम केमिकल मॉडिफिकेशन। बट हमें इसके एविडेंसेस की बात करनी होगी बेटा जी। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आपने मान लिया।
साइंस में कहीं ना कहीं हमें एविडेंस मिले होंगे कि भाई शुरुआत वाली जो दुनिया थी, स्टार्टिंग का जो फेज था, वहां पे आरएनए ही डोमिनेंट था। उस वर्ल्ड में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा था और आरएनए के बाद डीएनए आया है। इस बात को आप कैसे प्रूव करेंगे? तो मैं कहूंगा इसके डेफिनेटली हमें कुछ एविडेंसेस मिलेंगे। तो एविडेंसेस की बात करते हो, क्या क्या एविडेंसेस है? शुरुआत करें टॉपिक को, चलिएगा। पहला टॉपिक, शुरुआत में जो सेल थी बेटा जी वो सिंपल सेल थी। शुरुआत में जो सेल थी वो सिंपल सेल थी। तो मैं कहता हूं आरएनए बिहेव एज बोथ या एक्ट एज बोथ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। अब ये वर्ड कई बच्चों के दिमाग में आता है, कैटलिस्ट क्या है? और मेरे भाई मैं एंजाइम की बात कर रहा हूं यहां पे। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, ऑल एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। All enzymes are made up of protein, but few enzymes are made up of RNA, and the enzymes that are made up of RNA are known as ribozyme. मेरे बेटा पढ़ा है ये टॉपिक आप लोगों ने, दोबारा वर्ड को सुनना। All enzymes are made up of protein, except ribozyme. सब एंजाइम प्रोटीन के बने हैं, बट किसको छोड़ के? राइबोजाइम को छोड़ के, बिकॉज राइबोजाइम आर द एंजाइम दैट आर मेड अप ऑफ आरएनए। तो मैंने वही तो वर्ड लिखा कि आरएनए दोनों तरह काम कर सकता है। इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। पहला पॉइंट लिखना आप लोगों नोटबुक के अंदर, आरएनए एक्ट एज बोथ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। अब आप कहोगे सर अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि सर वो कैटलिस्ट का काम भी करता है, इसका काम भी करता है, फिर सेल में प्रोटीन के क्यों बने एंजाइम? मैं कहूंगा बट एक बात को समझ के देखो, अगला पॉइंट क्या कहता है? आरएनए बीइंग ए कैटलिस्ट इज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। पॉइंट बन गया आपके लिए। भाई आपने कह दिया सर वो जेनेटिक मटेरियल, मैंने कहा हाँ भाई है, वो कैटलिस्ट है। सर दोनों काम अकेला कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था, पर भाई आपने उनका केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके पास OH ग्रुप बैठा हुआ है सेकंड पोजीशन के ऊपर, और आपने ये पढ़ा है कि जब भी एक शुगर के ऊपर नाइट्रोजन बेस पे आके जुड़ा या फॉस्फेट आके जुड़ा, तो एडिशन जब हो रहा था सेंट्रल मॉलिक्यूल शुगर के ऊपर, यानी कि पेंटोस शुगर राइबोस के ऊपर जो एडिशन हो रहा है, तो आपने ये कहा था हमेशा OH ग्रुप जहां जहां बैठा था वहां रिएक्शन हुआ है। वहां पे आपने कहा राइबोस ग्रुप में पहले वाले कार्बन पे आके जुड़ गया नाइट्रोजनस बेस पे, वहां का OH हट गया। 5 वाले कार्बन पे OH की जगह कौन आ गया? आपका फॉस्फेट आ गया। और 3rd वाले कार्बन ने आगे अटैक करके बॉन्ड बना दिया 3' फॉस्फर डाइस्टर बॉन्ड, बट सेकंड पोजीशन पे अब भी तो OH बैठा हुआ था। ओ मेरे बेटा कंफ्यूज काहे होते हो? आपने ऐसा डायग्राम पढ़ा तो है कि सर यहां पे आके जुड़ गया नाइट्रोजनस बेस पे, यहां पे आके जुड़ गया सर फॉस्फेट, और इस वाले ने आगे कर दिया अटैक, और वहां जो आपका बॉन्ड बन गया था 3' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बट यहां स्टिल बैठा हुआ बेटा जी OH, और OH ग्रुप है, तो मतलब अभी भी ये रिएक्शन कर सकता है। तो रिएक्शन कर सकता है तो कैसा है? ये रिएक्टिव है, और रिएक्टिव है तो इसका मतलब क्या है बेटा जी? आपके लिए अनस्टेबल। तो पॉइंट को समझ के देखो जरा बात को, आरएनए दोनों काम कर रहा है, वो जेनेटिक मटेरियल का काम भी करता है, कैटलिस्ट का काम भी करता है, बट वो भाई रिएक्टिव है, वो अनस्टेबल है। इस वर्ड का मतलब क्या है मेरे भाई? कि सर अब अगर सोचो एक ऐसा एंजाइम है जो रिएक्शन करके चेंज हो जाता है, अब मेरे भाई ये स्टेबल नहीं है कैटलिस्ट, ये अगर सेल में बदल जाएगा तो फिर मेरी सेल में जो मेटाबॉलिज्म कैरिड आउट होगा वो उसे कौन करवाएगा? जब कैटलिस्ट ही खत्म हो जाएगा, वो एंजाइम ही नहीं रहेगा सेल में, तो फिर उस रिएक्शन को कैसे परफॉर्म किया जाएगा यहाँ पे? सेकंड बात बेटा जी, अब अगर जो भी यहाँ पे आपका जेनेटिक मटेरियल वो अगर चेंज ही हो जाएगा, तो मतलब आपको स्पीसीज बदलना शुरू हो जाएगी, रेट ऑफ म्यूटेशन जो होगा तो बहुत ज्यादा क्या होगा यहाँ पे? हाई होगा। बट हमें जेनेटिक मटेरियल उसको बनाना था जो मोस्ट क्या हो बेटा जी? यहाँ पे कंजर्व हो, जो लंबे टाइम के लिए क्या करे? इंफॉर्मेशन को स्टोर करे, म्यूटेशन हो, इवोल्यूशन हो, बट एट ए स्लो रेट हो। तो यहां ये अच्छी बात थी, बट अब मैंने एक रीजन दिया आपको यहाँ पे, आरएनए बीइंग ए कैटलिस्ट इज रिएक्टिव, हेंस अनस्टेबल। therefore इसी लाइन को आगे लिख रहा हूं, डीएनए
evolved from RNA by some chemical modification। यही तो बात है कि सर डीएनए के अंदर क्या बन गया, डीऑक्सीराइबोज आ गया, डीऑक्सीराइबोज आ गया। मतलब वो जो रिएक्टिविटी का नेचर था वो तो सर आपने खत्म कर दिया। अभी आपने डायग्राम 10 सेकंड के ऊपर ओवेस था, मैंने शुगर क्या बना दिया, 2-डीऑक्सीराइबोज, मतलब अब वहां पे मैंने H रख दिया, मतलब उसके रिएक्टिव ग्रुप को मैंने कम कर दिया। मतलब अब उसकी रिएक्टिविटी अगर डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, उसकी इंक्रीज होगी। तो हमने देखो पॉइंट को क्या समझा, पहले हमने कहा आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मेटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। ये तो एक अच्छी बात है, बट अब अच्छी बात में बुरी बात क्या है, वो कैटलिस्ट तो है बट वो कैसा है, रिएक्टिव है और वो अनस्टेबल है। मतलब वो इसकी तरह का काम करेगा तो गड़बड़ करेगा भाई, क्योंकि तो बहुत जल्दी चेंज करेगा। तो हमने इसलिए उसकी जगह यहाँ पे इवोल्व हो गया बेटा जी डीएनए बाय केमिकल मॉडिफिकेशन से। और ये जो कैटलिस्ट वाला काम था ये टेक ओवर कर लिया बेटा जी प्रोटीन ने। हमारी बॉडी का जो अबंडेंट एंजाइम्स हैं वो सब किसके बने बेटा जी, प्रोटीन्स के बने। तो मतलब इस रिएक्टिव की वजह से उसको दोनों जगह से रिप्लेस कर दिया हमने इसकी जगह टेक ओवर किसने कर लिया, डीएनए ने, और इसकी जगह वाला काम किसने संभाल लिया, प्रोटीन ने, बिकॉज स्ट्रक्चर वाइज प्रोटीन इज मोर स्टेबल। तो हमने उसके दोनों अधिकार छीन लिए। बट शुरुआत में वो दोनों काम कर रहा था, बट इवोल्यूशन हुआ और इवोल्यूशन होकर ये काम टेक ओवर कर लिया प्रोटीन ने, और जेनेटिक वाला काम टेक ओवर कर लिया आपका बेटा जी यहाँ पे डीएनए। ओके, अच्छी बात और बोलते हैं, डीएनए ने एक स्पेसिफिक टाइप का मैकेनिज्म इवोल्व किया। किस प्रकार से समझिएगा, डीएनए इज ए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। इस वर्ड का क्या मतलब समझो जरा यहां पे, कि सर डीएनए जो होता है वो इस तरह से डबल स्टैंड होता है, और उसकी जो दोनों स्टैंड होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है एंड हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। So it evolved a mechanism of repair if any base get changed। समझो बात अच्छे समझो, आपने कैसा में ऐसी बात कर रहे हैं, एडनिन है इसके सामने थायमिन है, थायमिन है इसके सामने एडनिन है, यहां गुआनिन है, यहां साइटोसिन है, यहां साइटोसिन है, इसके सामने गुआनिन। ऐसे डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंड का बना हुआ है। ठीक बात है। अब आपने कहा सर इससे क्या फायदा होगा, अब आरएनए की बात और कर लेते हैं। आरएनए जो है वो सर यहां पे इस प्रकार से सिंगल स्टैंड है। अब कहानी को समझो, अगर कोई बेस पेयर चेंज हो जाए, इफ ए बेस पेयर गेट चेंज, आपको बेटा जी मैंने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में से पहले वाले चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था म्यूटेशन, और मैंने आपको पढ़ाया था बेटा जी म्यूटाजन। ये कुछ ऐसे केमिकल एजेंट है जो म्यूटेशन कोज करते हैं। वो केमिकल एजेंट भी है, आपके फिजिकल एजेंट भी। आपने कहा था यूवी रेज म्यूटेशन कोज करता है, एक्रिडीन नाइट्रोजनस बेस पेयर के एनालॉगस थे, मस्टर्ड गैस थी, अल्काइनेटिंग एजेंट थे जो कहीं ना कहीं म्यूटेशन कोज करते हैं। आपने म्यूटाजन की पूरी लिस्ट पढ़ी है बेटा जी आपने लिस्ट। उस कहानी को समझ के देखो दोबारा से यहां पे। अगर सोचेगा कोई बेस पेयर चेंज हो जाए, कोई बेस पेयर चेंज हो जाए, मैंने कहा सपोज करता हूं अगर आरएनए मेरा जेनेटिक मटेरियल है और उसमें एक बेस पेयर चेंज हो गया, यहां पे ग्वानिन की जगह साइटोसिन आ गया, तो क्या ये डीएनए अपने आप, ये आरएनए अपने आप को रिपेयर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बट यहां समझ के देखो सर, अगर ऐसा हो जाए ये एडेनिन की जगह यहां पे थायमिन आ जाए, तो भाई इसके सामने तो थायमिन बैठा है ना, तो डीएनए का जो रिपेयर एंजाइम उसे वापस कर देगा। थायमिन अगर यहां बैठे, इसके सामने क्या आना चाहिए था, यहां पे एडेनिन आना चाहिए था। यहां पे ये जो लगाया है वो गलत लग गया, यहां पे बाय द म्यूटेशन ये बदलाव आ गया। तो जो अगर कोई भी बेस पेयर चेंज होगा तो वो उसने एक मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिया अपने आप को रिपेयर करने का, उसने एक मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिया अपने आप को रिपेयर करने का। बिकॉज डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंड का होता है, डीएनए सिंगल स्टैंड का नहीं होता है।
बट ऐसा रिपेयर का मैकेनिज्म इज absent in the case of the RNA because RNA is single stranded. कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा एक बार सारी बातें समझा रहा हूं, समझो बातों। मैंने पहला पॉइंट बोला RNA is genetic material of the cell. ये हमें कहूं RNA is act as genetic material as well as catalyst. ये एडवांटेज है, बट अगर ये एडवांटेज थी तो फिर क्यों RNA से DNA बना? मैंने उसके दो कारण दिए आपको। पहला कारण क्या दिया मैंने यहां पे, RNA being a catalyst, it is reactive, तो क्या है, अनस्टेबल है। अगर वो कैटलिस्ट की तरह इसकी तरह काम करेगा तो वो रिएक्टिव रहेगा, रिएक्टिव रहेगा तो अपने आपको बहुत जल्दी चेंज कर लेगा, तो हमें एक रिएक्टिव ग्रुप को रिप्लेस करना पड़ा। तो हमने क्या किया, आरएनए के अंदर कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन किए और उन्हीं केमिकल मॉडिफिकेशन से आरएनए से क्या इवॉल्व हो गया बेटा, डीएनए इवॉल्व हो गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द चांस ऑफ द म्यूटेशन आरएनए में ज्यादा होती है। क्यों होती है ज्यादा? क्योंकि आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंड का होता है। आरएनए में अगर कोई बेस पेयर चेंज हो जाए, आरएनए में अगर कोई बेस पेयर चेंज हो जाए तो आरएनए के पास में रिपेयर का मैकेनिज्म नहीं है। आरएनए के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो अपने उस चेंज इन द बेस पेयर को ठीक कर सके, उस चेंज इन द बेस पेयर को ठीक कर सके, उसके पास ऐसा कोई रिपेयर का मैकेनिज्म नहीं। बट डीएनए सिंगल स्ट्रैंड का नहीं है, डीएनए तो डबल स्ट्रैंड का है। मतलब वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बैठे, और अगर वहां पे कोई एक बेस पेयर बदला तो दूसरा बेस पेयर की हेल्प से बेटा जी यहाँ पे उस बेस पेयर को वापस रिपेयर किया जा सकता है। तो मैं कहूंगा उसने एक मैकेनिज्म इवॉल्व किया रिपेयर का, इफ एनी बेस पेयर गेट चेंज। बट ऐसा मैकेनिज्म नहीं है आरएनए के पास। मतलब एडवांटेज समझिएगा डीएनए इवॉल्व होने के पीछे रीजन क्या थे वो मैं आपको समझा रहा हूं। जब अगर वही सही था तो क्यों बना आरएनए डीएनए, मैं रीजन आपसे कहा जाए, पेपर में क्वेश्चन आ जाए सब्जेक्टिव के अंदर, why the DNA get evolved from the RNA? क्यों इवॉल्व हुआ आरएनए से डीएनए? As RNA act as both genetic material as well as catalyst, वो दोनों काम कर सकता है, तो क्यों डीएनए इवॉल्व हुआ? तो आप कहोगे बिकॉज इन दो रीजनों की वजह से आरएनए की इवॉल्व होकर डीएनए बनना पड़ा। आरएनए की इवॉल्व होकर डीएनए बनना पड़ा, इन दो रीजन को समझिएगा मेरे भाई। लॉजिक से अगले वर्ड को बोलते हैं। बट सर हमें कोई ऐसा एविडेंस दो कि शुरू में आरएनए था। मैंने कहा पहला एविडेंस कि आरएनए दोनों काम कर सकते, तो सेल क्या सिंपलिसिटी थी, सेल में सेल सिंपल थी तो दोनों काम एक के समान होता। और एक एविडेंस देते हैं बेटा, एक और एविडेंस देते हैं बेटा आपको जो आपकी और बातों को क्लियर कर लेगा। हमारे जो भी लाइफ के प्रोसेस है बेटा, हमारे जो भी लाइफ के प्रोसेस है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, मैंने कहा लाइफ प्रोसेसेस like metabolism, like translation, evolved around RNA। ये बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाई थी। ये बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सेंट्रल डॉगमा में मैंने एक बात समझाई थी आपको, जरूर उस बात को समझना। सेंट्रल डॉगमा को दोबारा पढ़ के देखो। सिर्फ डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल, वो अपने आप को कॉपी करता है बाय द प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन। ये डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है आरएनए की फॉर्म में बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए आगे जाके प्रोटीन बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन। आप लोग जेनेटिक्स में कहते हो डीएनए कैसे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सर डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है। कैसे एक्सप्रेस करता है? डीएनए अपने ऊपर आरएनए बनाता है, वो आरएनए आगे जाके प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन बिहेव करता है एज ए एंजाइम, और सर ये फिर हमारी सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मैंने कहा अच्छा सर ट्रांसलेशन का प्रोसेस है प्रोटीन बनने के लिए, वो सब कुछ डिपेंड तो किस पे है? आरएनए पे है। डीएनए आरएनए के बिना अधूरा है। डीएनए आरएनए के बिना अधूरा है। डीएनए काम नहीं कर सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता जब तक कि वो आरएनए ना बनाए। मतलब डीएनए को एक्सप्रेस करने के लिए आरएनए की जरूरत है। तो मतलब हमारे जो भी लाइफ के एसेंशियल प्रोसेस है, मैं कहूंगा जो भी मेरे लाइफ के प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म का होना, मेरा यहाँ पे एनर्जी का बनना, अपने आप को सर्वाइव करना, सेल का डिवाइड होना, इन सब चीजों के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे मेरी सेल में मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। और यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म है ये किसके अराउंड हुआ बेटा? अराउंड द आरएनए, टोटली आरएनए पे डिपेंड। इसका मतलब आरएनए ही एक दुनिया में सबसे पहले इवॉल्व हुआ था मेरे भाई। मतलब आरएनए वर्ल्ड की इंपोर्टेंस समझा रहा हूं कि आरएनए जो भी हमारे इवोल्यूशन को अगर हम झांक के देखें तो सारे हमारे जो लाइफ के प्रोसेस है वो किसके अराउंड इवॉल्व हुए? अराउंड द आरएनए इवॉल्व हुए बेटा जी। तो याद रखना बेटा जी, जो भी हमारे लाइफ प्रोसेस है लाइक मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, ऑल गेट इवॉल्व
अराउंड द आरएनए। तो भाई जब कोई चीज शुरुआत में होगी उसी के अकॉर्डिंग तो चीजों ने अपने आप करप्ट किया होगा, सेल ने अपने आप को शुरू में इवोल्व किया तो उसे आरएनए ही मिल रहा था, आरएनए वहीं पे जेनेटिक मटेरियल था, आरएनए ही वहां पे एंजाइम था। तो सारे लाइफ प्रोसेस उसी का सराउंडिंग में क्या होगी, इवोल्व होगी। वही तो सेल का करता धरता था, वही तो सेल की सुप्रीम पावर थी, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, चीज इवोल्व होगी, उसी की चीज अकॉर्डिंग उसमें चीजों का सेटअप हो गया। बट फिर कुछ प्रॉब्लम आई और आरएनए से क्या बन गया, डीएनए बन गया। आरएनए से डीएनए बन तो गया, बट आज भी डीएनए का एक्सप्रेस करना किस पे डिपेंड है बेटा जी, आरएनए पे। हमारे लाइफ प्रोसेस इवोल्यूशन में आज भी किसके अराउंड इवोल्व हो रहे हैं बेटा, अराउंड द आरएनए ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। यानी कि राइबोसोम जो प्रोटीन को बनाता है तो वो डीएनए को नहीं पहचानता, वो किसको पहचानता है, आरएनए को पहचानता है। मतलब मेटाबॉलिज्म होने के लिए हमने कैटलिस्ट के तौर पे आरएनए को रिप्लेस करके प्रोटीन तो क्या किया, बट प्रोटीन का बनना आज भी किस पे डिपेंड है, आरएनए पे डिपेंड है। तो ये सब चीजें ड्यूरिंग द इवोल्यूशन सब फिक्स हो गई अराउंड द आरएनए। ये हमें एविडेंस देता है कि शुरुआत में कौन आया बेटा जी, आपका आरएनए आया। इट्स ऑल अबाउट द आरएनए वर्ड। तो मैंने आपको 4 पॉइंट समझा दिए। आरएनए जेनेटिक मटेरियल और कैटलिस्ट दोनों का काम करता है। हमारे जो भी लाइफ के प्रोसेस हैं वो इवॉल्व हो रहे अराउंड द आरएनए, लाइक ट्रांसलेशन, लाइक मेटाबॉलिज्म, ये सब और भी कुछ पॉइंट आएंगे, स्पाइसिंग वगैरह, वो बातें बाद में बताएंगे आप लोगों को। फिर आपने कहा आरएनए एज ए कैटलिस्ट रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, तो उससे डीएनए इवॉल्व हो गया बाय द केमिकल मॉडिफिकेशन। आपने चौथा पॉइंट बोला यहाँ पे डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होती है, तो उसने एक स्पेशल मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिया रिपेयर का, अगर कोई बेस पेयर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो इस वजह से हम कहते हैं शुरुआत में कोई आया तो कौन आया बेटा जी, यहाँ पे आरएनए वर्ड आया। तो ये इट्स ऑल अबाउट द आरएनए वर्ड। आज के लेक्चर में इतना ही। मैंने आपको बातें की आरएनए वर्ल्ड की, मैंने बातें की बेटा जब कुछ पीछे के पॉइंट्स को। अब हम शुरू करने वाले हैं बेटा जी यहाँ पे सेंट्रल डॉग्मा, यानी कि इन द नेक्स्ट क्लास हम शुरुआत कर देंगे बेटा जी यहाँ पे रेप्लिकेशन की। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।